CUTUG 2026 का प्रोविजनल आंसर की आ चुका है, जैसा कि आप सभी जानते ही हो। अब क्या होगा कि धीरे धीरे कई सारे यूनिवर्सिटीज अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन करेंगी। तो अब काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने से पहले हमें यह जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाई इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि एडमिशन में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, काउंसलिंग की प्रक्रिया में हमें कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो अभी इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले से ही तैयार रख लेना चाहिए, ताकि आपको किसी भी समस्या का, किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसी के ऊपर ये वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, क्योंकि जिन भी यूनिवर्सिटीज का काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी, और कब जो है शुरू हो रहा है, कब एंड हो रहा है रजिस्ट्रेशन, वो सारी चीजें बताई जाएंगी, और कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है लाइव आकर के हम बताते हैं। तो बस हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि भाई यहाँ पर डॉक्यूमेंट के ऊपर देखो, दो तरीके से हम यहाँ पर आपको मतलब दो चीज आपको बताना चाहते हैं। एक ये कि जब हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका पहला चरण होता है, पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन कराने का, ठीक है। आप रजिस्टर करते हो पहले पोर्टल पर जाकर के, जैसे डीयू का CSAS पोर्टल है, ठीक है, बीएचयू का अपना CAP पोर्टल है, और बहुत सारे संस्थानों का समर्थ पोर्टल पे होता है, ठीक है। तो उस पोर्टल पे जाकर के पहले आप रजिस्टर करते हो। जनरली ये काउंसलिंग प्रक्रिया 3 चरणों में होती है, 3 स्टेप में होती है। पहला रजिस्ट्रेशन करते हो, दूसरा जो है प्रेफरेंस फिलिंग करते हो, तीसरा में आपका जो अलॉटमेंट, फी पेमेंट, वो सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जब करते हो तो इसमें बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, अपने बेसिक डिटेल, अपना एजुकेशनल डिटेल भरते हो, बैंक डिटेल भरते हो, और इसी में मतलब यही रजिस्ट्रेशन वाला जो पूरा चरण होता है, इसी में डॉक्यूमेंट्स भी यहां पर अपलोड करवाए जाते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर अपलोड करवाए जाते हैं। तो अब देखो, एक तो हो गया कि रजिस्ट्रेशन मतलब काउंसलिंग का जो पहला चरण होता है वहां पर डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। दूसरा होता है कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा, पूरा काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म हो गया, आपको सीट अलॉट हो गया, आपने कोर्स का फी पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो एक दिन क्या होगा कि उस यूनिवर्सिटी में आपको रिपोर्ट करना होगा, फिजिकली जाकर के वहां पर रिपोर्ट करना होगा, और उस टाइम पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर जो है सबमिट करने होते हैं, ठीक है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो दोनों जगह चलेंगे, मतलब यहां भी आपसे मांगा जाएगा, रजिस्ट्रेशन में भी, और यहां भी मांगा जाएगा। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो फिजिकल रिपोर्टिंग आप करने जाओगे वहां पर वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, तो वहां पे सिर्फ लगेंगे। जैसे आपका जो TC हो गया, ठीक है, CC हो गया, ये जनरली यहां नहीं मांगा जाता है, मतलब मांगा भी जा सकता है लेकिन जरूरी नहीं है यहां पे अपलोड करना। मैंडेटरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे TC, CC, माइग्रेशन ये सब अपलोड करो। लेकिन जब आप फिजिकली रिपोर्ट करोगे वहां पे, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में, तो वहां पर आपको TC, CC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये सब देना पड़ता है। हो सकता है गैप सर्टिफिकेट भी मांगा जाए। तो ये तमाम चीजें हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, एक हो गया आप जब फिजिकली रिपोर्ट करोगे तो वहां पे। तो दो तरीके से यहां पर कुछ, और यहां पे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं। अब यहां पे एक जो है मैं बताना चाहता हूं कि क्या ये सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको जमा करना होता है या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये भी पहले ही समझ लो, अभी डॉक्यूमेंट लिस्ट पे आएंगे। तो यहां पे क्या होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो यहां पे जो होगा ना, तो यहां पे ओरिजिनल जो आपका है, जैसे मेरा 10th का मान लो मार्कशीट है, तो ओरिजिनल मार्कशीट में क्या करूंगा, उसको स्कैन करूंगा, और वो तो अपलोड करना होता है यहाँ पे। तो मतलब ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है उसका फोटो लेकर के उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना होता है। लेकिन जब फिजिकली रिपोर्ट करोगे तो यहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है जमा करने होते हैं, जैसे TC, CC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब, और साथ ही साथ सेल्फ अटेस्टेड भी चाहिए होता है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब आप क्या करोगे, जो भी ओरिजिनल है उसका फोटोकॉपी निकलाओगे और सिग्नेचर करके वहां पे जमा करना होता है। जैसे कि आपका क्लास 12th का सर्टिफिकेट हो गया, क्लास 10th का हो गया, ठीक है, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सब। लेकिन ओरिजिनल भी आपको चाहिए। ओरिजिनल तो आप दिखाओगे कि हाँ सर हमारे पास ओरिजिनल भी है, साथ ही साथ ये सेल्फ अटेस्टेड जमा करवा लिया जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल मार्कशीट और ये सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया जाएगा, लेकिन इस सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में जमा करना होता है और ओरिजिनल आपको दिखाना होता है। तो ये बात आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब लिस्ट आपको दिखा देते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी। कोई जरूरी नहीं कि इसमें से सारी चीजें आपसे अपलोड करवाई जाएंगी, ठीक है। एक तो होता है कि अपलोड करने वाले डॉक्यूमेंट्स, तो अपलोड वाले नहीं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी, उसमें से कुछ अपलोड भी करवा जाएगा, ठीक है। अब देखो, CUT-UG का स्कोर कार्ड की जरूरत पड़ेगी आपको, जो आपने CUT-UG का एग्जामिनेशन दिया है, ठीक है, स्कोर कार्ड की जरूरत पड़ेगी, उसका एप्लीकेशन नंबर से आप लॉगिन करते हो, ठीक है। और यहां पर क्या है, एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी,
जैसे कि बीएचयू क्या कहती है कि जब यहाँ पर आप फिजिकली रिपोर्ट करोगे तो आपको एडमिट कार्ड देना पड़ेगा। तो सीयूटी का एडमिट कार्ड हो गया। 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब कहते हैं सर मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग होता है क्या? हाँ, बिहार बोर्ड में अलग अलग मिलता है, ठीक है। सीबीएसई वाले बताएंगे अलग अलग मिलता है कि साथ मिलता है, ठीक है। मैं सीबीएसई से नहीं हूं तो मुझे शायद ठीक से पता ना हो, तो आप लोग बताना। तो यहाँ पर 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूं। यूपी बोर्ड में क्या होता है, मार्कशीट एक तरफ मार्कशीट होता है, एक तरफ सर्टिफिकेट होता है। मार्कशीट मतलब कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, सर्टिफिकेट मतलब कि वो अथॉरिटी वेरीफाई करती है, पीछे मतलब एक होता है ना, एक पेज हो गया, तो इस साइड पे यूपी बोर्ड में देखोगे कि यहाँ पर मार्कशीट होता है, पीछे में सर्टिफिकेट मतलब सिग्नेचर उचर वो सब होता है, ठीक है। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट बिहार बोर्ड में दोनों अलग मिलता है, मार्कशीट अलग मिलता है, सर्टिफिकेट अलग मिलता है, जो भी अपना देख लीजिएगा। तो ये जो है ऑफिशियल प्रूफ आपका बताता है कि भाई आपका जन्म कब हुआ है, ठीक है, मतलब डेट ऑफ बर्थ के लिए ये जरूरी होता है। अगला होता है कि 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, प्रूफ ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लीशन। मतलब कि देखो आप यूजी में कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो क्यों यूजी में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास आउट होना चाहिए। तो उसके लिए मतलब यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट के तौर पर ये आपसे जमा करवाया जाता है, ठीक है। तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। तो ये जो हम बता रहे हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना होता है, तो वहां पे ये सब आपको भरना होगा, ठीक है। ये 10th के आधार पर, मतलब 10th में मार्कशीट पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है वही चीजें आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सबमिट करनी होती है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन, तो इसके लिए भी मतलब यहाँ पर फोटो आईडी प्रूफ आपसे मांगा जाएगा। मतलब देखो फोटो आईडी प्रूफ हो सकता है कि फोटो आईडी प्रूफ ये जो है आधार कार्ड आपसे मांग लिया जाए, या फिर पैन कार्ड या वोटर आईडी, पासपोर्ट, मतलब कोई एक इसमें से आपको जमा करना पड़ सकता है, ठीक है। अब देखें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपसे मतलब ये जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपसे मांगा जाएगा। और जब फिजिकली रिपोर्ट करोगे तो वहां पर भी बहुत सारे फोटोग्राफ की जरूरत पड़ती है। तो दोनों जगह के लिए मैं बता रहा हूँ, एक तो काउंसलिंग के टाइम पे रिपोर्ट करोगे तो वहां पे भी दोनों जगह आपको जरूरत पड़ेगी। अच्छा क्या होता है कि जब डीयू में आप काउंसलिंग करवाओगे तो डीयू का जो सीएसएस पोर्टल है वहां पे क्या होता है कि जो आपने एनटीए को डेटा दिया था, एनटीए को अपना जो फोटो वहां पर जो सबमिट किया होगा, जो सिग्नेचर दिया होगा, वो सब ऑटोमेटिकली वहां से ये अपना ले लेते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सर आपका नाम हो वो सब, बस आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना होगा सीएसएस पोर्टल पर जो आपने एनटीए को दिया था सीयूटी यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे। तो यहाँ पर ये जो है आपका नाम, पिता का नाम, वो सब यहीं से ले लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। फोटो वोटो सब आ जाएगा, सिग्नेचर उचर, तो ये आपको अलग से नहीं भरना पड़ता, लेकिन कई जगह आपको अलग से फोटो सिग्नेचर अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, ये भी आपको अपलोड करना पड़ता है, फोटोग्राफ भी अपलोड करना पड़ता है। कॉपी ऑफ द सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसकी भी जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि आपको ओबीसी एनसीएल, मतलब अगर आप ये कोटा क्लेम करना चाहते हो ओबीसी एनसीएल, तो आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और ये है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो ये दोनों जो है खासकर इसी में कई बच्चों को जो है परेशानी होती है। तो मैं क्लियर आपको बता देता हूं कि ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ओबीसी सर्टिफिकेट है, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लिखा भी होगा कहीं पे, लिखा होगा सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ ये जो है 1 अप्रैल 2026 का या फिर उसके बाद का होना चाहिए, यानी कि न्यू फाइनेंशियल ईयर का होना जरूरी है, खासकर डीयू के लिए। डीयू के लिए ये तो होना ही चाहिए 1 अप्रैल 2026 के बाद का, बहुत जरूरी है 1 अप्रैल 2026 के बाद का। लेकिन बीएचओ में क्या है, ईडब्ल्यूएस तो 1 अप्रैल 2026 के या फिर उसके बाद का होना चाहिए, लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट मतलब वो 2026 जनवरी के बाद का रहेगा, 1 जनवरी 2026 या उसके बाद का, तब भी आपका काम चल जाएगा। बट आप नया बनवा लो, क्योंकि कई जगह होता है, जिससे ड्यू में बताया, कई जगह और भी संस्थान है जहां पर आपसे कहा जाएगा कि 1 अप्रैल 2026 का या फिर उसके बाद का होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। तो अभी आपके पास समय है, आप जल्द से जल्द इसको बनवा लीजिए, वो भी सेंट्रल लेवल का चाहिए होगा। और एसटी एससी सर्टिफिकेट ये भी सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है। इसमें ये नहीं रहता कि आपका 1 अप्रैल 2 अप्रैल नहीं होता है वो सब, ठीक है, इसमें वो सब नहीं है, बस आपका ये बनवाना है, सेंट्रल लेवल का बनवाना है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी अगर आप कोटा क्लेम करते हो तो वो भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिकॉग्नाइज अथॉरिटी से, मतलब सर्टिफाई होना चाहिए। स्पोर्ट्स कोटा अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो ये भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, ये सब, ये तो बहुत जरूरी है, मतलब ये तो आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना, ये आपको अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत जरूरी है। अगर आप कोटा क्लेम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मैं काम चला लूंगा, नहीं होगा। ड्यू तो कहती है अंडरटेकिंग भी नहीं भरने देंगे हम, ठीक है। आपको ये जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना ही पड़ेगा। अब दिखाते हैं आपको कैसा फॉर्मेट दिखता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं डॉक्यूमेंट लिस्ट बता के चला जाऊंगा, आपको सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। तो अब देखो ये किसका है, ये आपका फॉर्मेट है, डीयू ने बताया है कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ये डीयू ने बताया किसके लिए है, तो ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पे फोटो होगा, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर होगा, ये इशूइंग अथॉरिटी, ये सारी चीजें मतलब कहाँ से इशू करवाना है वो सब भी बताया जाएगा। यहाँ पर देखो सिग्नेचर सीट अथॉरिटी ये सब यहाँ पे बताया गया है, तो उनका सिग्नेचर होगा वो सब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट कैसा दिखना चाहिए, तो ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और नीचे यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, ये सारी चीजें, और कौन इशू कर सकता है वो भी बताया गया है, बट
वो मैंने काट दिया यहाँ पे, ठीक है, बट उसमें लिखा होता है, आप देख सकते हो इनके ये क्या कहते हैं, इनका जो वो बुलेटिन आता है ना CSS पोर्टल पर, जब काउंसलिंग शुरू होता है तो उस पर एक पूरा ब्रोशर आता है, तो उसको देख लेना आप, वहां से समझ में आ जाएगा, ठीक है, पूरी प्रक्रिया उसमें होती है। तो वहां से ये हमने उठाया है, ये 2025 का जो था वहां से उठाया। अब ये देखो एक और सर्टिफिकेट है, फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेस, ये सब जो है यहाँ पर, ये किसके लिए है, तो ये है मतलब शायद ये ना सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन मेडिकल प्रैक्टिशनर और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ये, ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है किन किन कोर्सेज के लिए, फॉर BSc PEHE ये सब जो कोर्सेज है इनके लिए मांगा जाता है। तो इसका फॉर्मेट भी यहाँ पर बताया गया है। और यह है एफिडेविट फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, अगर कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसका एफिडेविट कैसा होगा, ऐसा इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये DU की ओर से है, देखो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट भी मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना मैंने दिखा दिया आपको, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको दिखा दिया, शायद OBC वाला भी तो नहीं था। और मैं आप बता दूं कि अगर आप 2027 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, या फिर आपका कोई भाई बहन है, या फिर आस पड़ोस में कोई बच्चा रहता है जो 2027 के लिए सोच रहा है प्रिपरेशन करने का, तो आप उनको बता सकते हो हमारे कोर्स के बारे में। BA BSc BCom सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये 1 जुलाई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और ये जो अभी एडमिशन ओपन है इसमें, तो आप जो है एडमिशन लेकर के जो है यहाँ पर तैयारी शुरू कर सकते हो। 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो ये कुछ हमने फॉर्मेट आपको दिखा दिया। अब चलते हैं, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए वो मैंने बता दिया आपको। अब चलते हैं पीछे और बताते हैं कि और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए होते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देखोगे ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हम बता रहे हैं आपको, ये पोस्ट अलॉटमेंट यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स है। मतलब कि ऐसा नहीं कि ये हर जगह लगेगा, हर जगह लगेगा, और ये काउंसलिंग के टाइम पे नहीं लगेगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। मतलब ये पोस्ट अलॉटमेंट है। पोस्ट अलॉटमेंट मतलब कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सीट अलॉटमेंट के बाद जब आप फिजिकली रिपोर्ट करोगे ना, वहाँ पे रिपोर्टिंग के टाइम पे लगेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई यूनिवर्सिटी कहे कि नहीं ये वाला तो मुझे चाहिए, ये वाला डॉक्यूमेंट तो मुझे चाहिए, तो वैसा हो सकता है। तो एक तो जैसे ये आपका जो TCCC है, TCCC, ये करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ हो गया ना, ये TC हो गया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको लिविंग सर्टिफिकेट भी आप कहते हो, तो TC हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये TC, ये CC, ये सब आपको अपने जहाँ से आप, जैसे आप क्लास 12 जहाँ से किए हो वहीं से आपको मिलता है, ठीक है। तो आप वहाँ पर अपना देख लेना कैसे मिल रहा है, मतलब वहीं पर मिल जाएगा आपको, ठीक है, प्रिंसिपल आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लो कोई बच्चा, कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे क्या है कि अभी एडमिशन वो ले रखे होंगे किसी और संस्थान में, वहां से हो सकता है वो UG परसू कर रहे होंगे, फर्स्ट ईयर में होंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में है तो उनको जो अपना TC है वो या तो लिविंग सर्टिफिकेट वहीं से ले सकते हो, मतलब जहां से आपने पास आउट, मतलब जहां आप पढ़ रहे हो अभी, या फिर आप अपने जहां पर आपने क्लास 12 पास किया था वहां से भी जाकर के मांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसा ही किया था, मैंने भी गैप लिया है, और मेरा TC मतलब क्योंकि मैंने एक जगह एडमिशन ले लिया था तो वहां पे TC जमा कर दिया था, तो मैं फिर से गया अपने स्कूल पे और वहां जाकर के फिर से रिक्वेस्ट करी, तो कुछ पैसे लगते हैं 50 रुपए जितना भी है चार्ज, तो वो दे करके और फिर से TC मैंने ले लिया, ठीक है। और यूपी बोर्ड में माइग्रेशन का कोई चक्कर था नहीं, क्योंकि मैं यूपी में ही एडमिशन लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं था माइग्रेशन का, ठीक है। अब बिहार वाले बच्चे बिहार से मान लो BHU आ रहे पढ़ने, तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है, ठीक है। ये करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको वहीं से मिलता है, स्कूल से ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये कंडक्ट सर्टिफिकेट भी इसको कहते हो आप, करेक्टर या कंडक्ट सर्टिफिकेट। फी पेमेंट रिसीट, तो अब देखो ये जो चीजें हैं ये तो देना ही पड़ता है, लेकिन ये फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे देना पड़ता है। ये जो TCCC माइग्रेशन बता रहे हैं फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम पे। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक है, तो कोई यूनिवर्सिटी कह सकती है भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट दो हमको, ठीक है, हमको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक कह सकता है। कोई ऐसा भी कह सकता है कि चलो दिखाओ इनकम सर्टिफिकेट दिखाओ, ऐसा भी हो सकता है ना। और जब फिजिकल रिपोर्टिंग करो फिजिकली, तो यहाँ पर आपसे फी पेमेंट रिसीट भी मांगा जाता है कि आपको जो सीट अलॉट हुआ है उस सीट के लिए आपने जो पेमेंट किया होगा उस कोर्स के लिए, तो वो जो पेमेंट रिसीट होता है वो भी आपको जमा करना होता है। BHU तो और भी डॉक्यूमेंट्स मांगती है यहाँ पे, जैसे कि आपने कौन सा प्रेफरेंस भरा है, ठीक है, तो प्रेफरेंस जो सीट आपने भरा है तो वो प्रेफरेंस सीट का पूरा यहाँ पर मांगा जाता है आपसे, ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे। और भी जैसे कि जो एडमिट कार्ड था CUT UG का वो भी मांगा जाता है। तो तमाम चीजें हैं, मतलब ये यूनिवर्सिटी और भी अपना बता सकते हैं कि उन्हें चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, जैसा मैं BHU के बारे में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कितनी सारी चीजें हैं, ठीक है। और ये सब तो है कि भाई ईमेल आईडी, अच्छा ईमेल आईडी आपको अलग से नहीं देना है, फोन नंबर आपको अलग से नहीं देना है। फोन नंबर ईमेल आईडी वही सब चलेगा जो आपने CUT UG में दिया था। CUT UG का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम पे जो आपने दिया है उसी से आपका यहाँ पर काम होने वाला है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं दिखाऊं, अगर आपको ड्यू का, तो ड्यू का मैंने बताया कि 3 फेज में ये होता है। तो इसमें क्या होता है, 3 फेज में होता है। और इसमें देखोगे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो हो गया आपका BHU वाला हो गया,
हाँ ये देखो, जैसे रजिस्ट्रेशन आप करवा रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या क्या लगेगा, क्या क्या रिक्वायर्ड होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो रजिस्टर करोगे तो शुरू में क्या होगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे और वहां पे आपसे दो इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा। एक तो एप्लीकेशन नंबर सीयूटी, अब ये 26 का होगा क्योंकि 25 का मैंने उठाया, 26 का भी आया नहीं है, तो सीयूटी यूजी 2026 का एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपका मांगा जाएगा एज पर सीयूटी यूजी 2026, ठीक है। तो आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, इसी से आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और यहां पर आगे कह रहा है कि एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी सेम एज मेंशन्ड इन सीयूटी यूजी 2025, ठीक है। तो मतलब उसमें सीयूटी यूजी 2026 यहां पर कर लेना, आप 26 में जो दिया है सीयूटी यूजी में वही वाला डेट ऑफ बर्थ यहां पे भरना है, नहीं भरोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा कि जब आप सक्सेसफुल यहां पर ये सब डाल दोगे, उसके बाद क्या होगा कि एक ओटीपी जनरेट होगा और आपके सीयूटी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे। तो यहां पे दोबारा से आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी फिल नहीं करना है, वो जो आपने सीयूटी यूजी में दिया है, तो सीयूटी एप्लीकेशन नंबर भरोगे, डेट ऑफ बर्थ भरोगे, वहीं से आपका क्या होगा कि वो उनको पता चल जाएगा कि कौन सा फोन नंबर कौन सा ईमेल आईडी दिया था, और उसी फोन नंबर उसी ईमेल आईडी पे आपका यहाँ पर ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी भरोगे, काम आपका हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे फिर देखोगे क्या क्या मांगा जाता है, ये मतलब बीएचयू में देखोगे तो बीएचयू में भी लगभग सिमिलर प्रक्रिया है बीएचयू का भी, जैसे अभी डीयू का दिखाया। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पर क्या क्या मांगा जाएगा, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो जैसा डीयू का प्रोसेस है ना, लगभग सिमिलर प्रोसेस यहाँ पर बीएचयू का देखने मिलता है। ऐसा लगता है कि बीएचयू ने क्या किया है, डीयू वाला जो प्रोसेस था पूरा कॉपी कर लिया, ऐसा लगता है देखने में पिछले साल से, मतलब इस बार 2025 में आया था ना, एकदम सेम ऐसा रेप्लिका लग रहा था। ये हो गया। अब देखो ये तीन स्टेप में होता है, जैसे डीयू का भी अपना अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दूसरा फेज है। तो फेज 1 में ही आपको यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं जो भी मांगा जाएगा। फिलिंग ऑफ द प्रेफरेंस, ये तो आगे हो गया, ये सब आपका एडमिशन वाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एप्लीकेशन नंबर विल बी मैंडेटरी, सीयूटी यूजी 2026 का एप्लीकेशन नंबर मैंडेटरी होगा सीएसएस पोर्टल के लिए। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि नेम, सिग्नेचर और फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट विल बी ऑटो इंटीग्रेटेड फ्रॉम सीयूटी यूजी 2026 पोर्टल, दीज फील्ड विल बी नन एडिटेबल, मतलब आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे। वो क्या है कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालोगे ना, तो वो सीधा सीधा आपका नेम, सिग्नेचर वो वहीं से ऑटो फेच हो जाएगा, उसमें आपको मतलब ऑटो इंटीग्रेट हो जाएगा, आपको अलग से फिल नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, ये सब आप चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो ये आपको समझ में आया ना कि भाई कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सब मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। कौन सा डॉक्यूमेंट कब लगेगा वो भी मैंने यहाँ पर समझा दिया था आपको, बहुत सारी चीजें आपको बताई थी, ठीक है। अब देखते हैं कि अब चलते हैं ना एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बीएचयू का भी देखोगे 3 स्टेप में होता है, ठीक है, 3 स्टेप में होता है। यहाँ पे देखो पहला स्टेप जो होता है प्रोफाइल कंप्लीशन, इनका नाम है प्रोफाइल कंप्लीशन। ड्यू का अपना पहला स्टेप का नाम क्या है, फेज 1, फेज 2 ऐसे वो चलते हैं। इनका जो है स्टेप 1 का नाम है प्रोफाइल कंप्लीशन, और इसमें कहते हैं रिलेवेंट अपलोड्स। तो क्या क्या अपलोड करना पड़ता है ये जरा हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। बीएचयू और डीयू को एग्जाम्पल हमने लिया है और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमें अपलोड करना पड़ता है। पहले हम बीएचयू का देख लेते हैं। देखो बीएचयू कहती है कि आपको क्या यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, मतलब ऑनलाइन जो आप अप्लाई कर रहे हो उसमें। तो क्लास 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट आपको अपलोड करवाया जाएगा, ठीक है। रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करवाया जाएगा। स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर जो है आपका उसको अपलोड करवाया जाएगा। क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपको एज अ प्रूफ ऑफ बर्थ डेट इसको अपलोड करवाया जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कोई कैटेगरी क्लेम कर रहे हो तो जैसा मैंने बताया कि 1 अप्रैल 2026 का बनवा लेना, 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद का, मतलब नया फाइनेंशियल ईयर का। तो वो जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका अपलोड करवाया जाएगा। एनी रिलेवेंट मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब क्लास 12th का मार्कशीट, ठीक है, ये आपको करवाया जाएगा। और क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है। देखो मैंने कहा ना कि ये सब ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है कि आप उसी समय अपलोड ही करोगे। ये सब तो मैंडेटरी हो गया कि इतना तो अपलोड करना ही करना है, लेकिन आप चाहो तो उसमें ट्रांसफर सर्टिफिकेट अगर आपको मिल गया तो वो अपलोड कर सकते हो। कंडक्ट सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जैसे बताया कि कई सारे यूनिवर्सिटीज डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगेगी, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जैसा बताया कि ये भी आप, तो ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो आपको उसी समय कहा जाएगा कि अपलोड करो, लेकिन अपलोड करना जरूरी नहीं है। लेकिन एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग वहां पर आपको मैंडेटरी हो जाएगा, ये सब वहां पे जमा करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं डीयू का क्या क्या अपलोड करवाते हैं ये। तो डीयू जो है आप देखोगे ये क्या है कि कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड कॉपीज ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग एंड प्रोड्यूस द सेम सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन एट द कॉलेज। मतलब कि इसमें जो बताया गया है जितने पॉइंट्स, ये काउंसलिंग के टाइम पर तो देने ही हैं, उसमें अपलोड करने ही है, साथ ही साथ फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे भी ये सेम डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां भी दिखाने होंगे, ठीक है। तो पहला एक क्लास 10 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए जरूरी होता है। क्लास 12 का ये जो है आपका
इन द नेम ऑफ कैंडिडेट क्लास मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना होगा। और क्या है, द नेम ऑफ कैंडिडेट मस्ट मैच विद द CUT UG, मतलब CUT UG के एप्लीकेशन फॉर्म में जो नाम भरा था वही। अब देखो यहाँ पर SC ST OBC ये सब जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा। OBC जो नॉन क्रीमी लेयर के लिए आप सर्टिफिकेट बनवाए है तो ये देना पड़ेगा। EW सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मेट वो सब आपको दिखाई दिया था, कब का होना चाहिए वो बता ही दिया है। कैंडिडेट मस्ट क्लेम एडमिशन थ्रू ECI स्पोर्ट्स कोटा के लिए, तो वो भी आपको स्पोर्ट्स कोटा के लिए आपको अगर क्लेम कर रहे हो, स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन लेना चाहो तो वो आपका सर्टिफिकेट वहाँ पे देना होगा सेल्फ पटिशन करके। फॉर अप्लाइंग फॉर BSc फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन स्पोर्ट कैंडिडेट मस्ट अपलोड डिटेल चैप्टर 20, मतलब वहाँ पे जो बताया गया था ना, जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हेल्थ एजुकेशन ये जो कुछ कोर्सेज वहाँ पे नाम दिए गए थे, तो उन कोर्सेज में तो आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। ठीक है, कैंडिडेट हु हैव नॉट स्टडीज म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट क्लास 12, ये सब कुछ है, मतलब कुछ और भी है डॉक्यूमेंट, जैसे PW सर्टिफिकेट है ये आप लोग अपलोड करना होगा। ठीक है, आप एक बार पढ़ लेना। CW कैटेगरी मतलब चिल्ड्रन विडोज ऑफ आर्म फोर्सेस, तो ये यहाँ पर दिया गया है, तो इनके लिए है, इनके लिए जो है एक कंसेशन सर्टिफिकेट होता है, तो ये आपको जमा करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी है, जैसे सिख क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर सिख और क्रिश्चियन के लिए भी यहाँ पे क्या है कि सीट रिजर्व होते हैं, तो उनके लिए मतलब ये आपको लगेगा अलग से सर्टिफिकेट। ठीक है, अभी क्या है ऑर्फन कोटा है तो उसके लिए अलग से। ठीक है, और क्या है यहाँ पर वार्ड सुपरमेसी, मतलब ये कुछ और भी यहाँ पढ़ लेना, एम्प्लॉय कोटा से है, वो शायद एम्प्लॉय कोटा वाला है। ठीक है, सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो उसके लिए है। एफिडेविट ऑफ सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए मैंने बताया था वहाँ पर एफिडेविट कैसा होता है। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पर देना पड़ता है। तो ये आपको समझ में आ गया। ड्यू में क्या है कि जो आप यहाँ पे ये सब मांगा जा रहा है अभी काउंसलिंग के टाइम पे, वो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे भी देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये BHU का है कि BHU का काउंसलिंग के टाइम पे ये सब लगेगा। अब BHU का बताते हैं कि कौन सा रिपोर्टिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट लगता है। तो रिपोर्टिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, तो ये देख लो, 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा। ठीक है, रिपोर्टिंग के टाइम पे, और 1 सेट ऑफ इट्स फोटोकॉपी। देखो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए विथ 1 सेट ऑफ इट्स फोटोकॉपी। ठीक है, तो मैंने तो 3 करवा लिए थे BHU एडमिशन के टाइम पे, बट आपको यहाँ पर क्या साफ साफ लिखा है कि 1, उसका मतलब आप फोटो स्टेट करवा लोगे, उसका एक कॉपी करवा लोगे, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपको चाहिए ही चाहिए, और 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी चाहिए। तो हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ये चाहिए, मतलब वो तो चाहिए, उसका एक फोटोकॉपी करवाओगे ओरिजिनल के साथ साथ फोटोकॉपी। कैटेगरी एंड यूनिवर्स सर्टिफिकेट ये सब है, STSC PWD सब वो बता ही दिया। ओरिजिनल कॉपी ऑफ TC माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब आपको जमा करना होता है। यहाँ पे मैंडेटरी हो गया, ये आपको जमा करना ही पड़ेगा। लेकिन BHU का ऐसा है कि थोड़ा मतलब थोड़ा डील दे देते हैं, अगर आपके पास मान लो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं भी है तो आप अंडरटेकिंग भर के बाद में कह सकते हो कि सर अभी मिला नहीं है, बाद में दे देंगे, तो कोई दिक्कत यहाँ पे ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी फॉर नॉन इन्वॉल्वमेंट इन रैगिंग, तो ये रैगिंग एंटी रैगिंग वाला और डोजियर ये सब भरना होता है। अब रेजिडेंट मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं। अब ये देखो, ये 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे हो गया कि BHU रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैविंग द प्रेफरेंस ऑर्डर जो आपने भरा था वो मांगा जाएगा। CUT NTA का एप्लीकेशन फॉर्म और CUT NTA स्कोर कार्ड भी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे ये सब भी आपसे मांगा जाता है। तो बात आपको समझ आ गया, मतलब पूरा क्लियर मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में क्या क्या लगेगा, कब लगेगा वो सब भी बता दिया है, कब ओरिजिनल लगेगा, कब सेल्फ अटेस्टेड लगेगा, सारी चीजें भाई। ठीक है, आई होप कि डॉक्यूमेंट को लेकर के अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये सब था, सारी चीजें मैंने बता दी आपको। ठीक है, चलो तो ये रहा डॉक्यूमेंट के बारे में। अब आपको मुझे लगता है कि मतलब अगर ये सब आप बनवा के पहले से रखते हो तो आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया में ज्यादा कोई समस्या का सामना नहीं करने का पड़ेगा। ठीक है, और कोर्स हमारा आ चुका है, 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर किसी को तैयारी करना है, आपके भाई बहन किसी को भी आस पड़ोस में कोई बच्चा हो जिसको तैयारी करना, तो उनको बता दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।